दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम कर रहे हैं बिट क्वेश्चन की बुकलेट जो कि ICMAI ने इश्यू करी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। और लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो हम ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 86 ट्रू फॉल्स करवा दिए थे, क्योंकि टोटल 171 ट्रू फॉल्स है इसमें, तो हाफ दैट इज 50% मैंने आपको करवा दिया था 86 तक। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है और ये जो ट्रू फॉल्स है इसको हमें कंप्लीट करना है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए 87 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 87, द टू प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट आर पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। जब आप इंप्लॉई कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का टॉपिक पढ़ते हो तो आप देखते हो या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेजेस कैलकुलेट की जाती है, वेजेस पे की जाती है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो जो टाइम रेट सिस्टम आप देखते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन की मैं बात करूं तो पीस रेट सिस्टम हो गया, या फिर जहां पे भी आप बोनस प्लान्स बोलते हो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन ही होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैंने इसके आगे लिख दिया है टी मतलब ट्रू। नेक्स्ट 88, द पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी मेजर्ड। ऑफ कोर्स फॉल्स है। अगर आप आउटपुट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो सिंपल सी बात, आप पीस रेट सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि ये कह रहा है पीस रेट कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड। तो सर ये तो रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स के लिए मैंने F इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट 89, ए गुड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट शुड नॉट इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कहते हैं एक अच्छा वेज पेमेंट का सिस्टम वो होता है जहां पे हम इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट ना फॉलो करें। सर क्यों ना फॉलो करें? अगर इक्वल वर्क किया है किसी ने तो इक्वल पे भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ऑफ कोर्स फॉल्स है, इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट 90, इफ एन एक्सपेंस कैन बी आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप किसी खर्चे को किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 91, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का, तो वहां पे स्पेसिफिकली एग्जांपल्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर ये टोटली ट्रू स्टेटमेंट है एज पर CS 10। नेक्स्ट 92, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल बी बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो जो आइडेंटिफिएबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि खर्चा तो है 10 रुपए का, अब वो डायरेक्ट है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए मैं उसमें 20 रुपए का खर्चा कर दूं, तो ऐसा ना हो। इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 93, CS 9, सर पैकिंग मटेरियल का होता है। CS 9 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। एज इश्यूड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, शॉर्ट में CSB ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो CS 10 होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट 94, फाइनेंस कॉस्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं हम? सर आंसर इज नो, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 95, डिपार्टमेंट्स दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट। कहते हैं वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली असिस्ट करते हैं हम उसको सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है,
हम उसको सर्विस डिपार्टमेंट ही बोलते हैं। आप जब ओवरहेड का टॉपिक पढ़ते हो तो हम वहां पे स्पेसिफिकली बात भी करते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है। सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो प्रोडक्शन बेटर तरीके से कर सके। नेक्स्ट 96, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड रेट। ये पर डिटरमाइंड रेट नहीं है, ये प्री डिटरमाइंड रेट होता है, PRE है ये। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब पे, उसके लिए रेट जो होता है वो प्री डिटरमाइंड रेट होता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जब हम ओवरहेड का चैप्टर पढ़ते हैं और वहां पे अब्जॉर्प्शन रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन रेट वो रेट होता है जो कि हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों को किसी प्रोडक्ट जॉब से अब्जॉर्ब करने के लिए निकालते हैं, और ये रेट प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता है कि हम किसी जॉब पे किस रेट से ओवरहेड चार्ज करेंगे। तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 97, वेरिएबल ओवरहेड वेरी विद टाइम। सर नो, वेरिएबल ओवरहेड टाइम के साथ वेरी नहीं करता, वेरिएबल ओवरहेड तो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट 98, व्हेन एक्चुअल ओवरहेड आर मोर देन अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अगर आप कह रहे हो एक्चुअल ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा है, इसका मतलब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से कम है, और अगर अब्जॉर्प्शन कम है तो इट इज नॉन एज अंडर अब्जॉर्प्शन, इट इज नॉन एज ओवर अब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। तो सर ये गलत है। हमें अब्जॉर्ब्ड फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि अब्जॉर्ब्ड फिगर एक्चुअल से कम है या ज्यादा। सर अगर अब्जॉर्ब्ड कम है तो अंडर अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्ब्ड ज्यादा होता है तो ओवर अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट 99, कैश डिस्काउंट आर जनरली एक्सक्लूडेड कंप्लीटली फ्रॉम द कॉस्ट। कहते हैं कैश डिस्काउंट जो है वो हम कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं। तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहां पे कैश डिस्काउंट तो एक्सक्लूड किया जाता है। हाँ, डिस्काउंट ऑन सेल्स हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, वो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर कर लेते हो। नेक्स्ट 100, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शनड टू वेरियस डिपार्टमेंट। कहते हैं जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो हम वेरियस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर बिल्कुल करते हैं, दिस इज ए ट्रू। जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो हम कई डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 101, ए ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इज ए सिंगल ओवरहेड रेट कंप्यूटेड फॉर द एंटायर फैक्ट्री। सर ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मीनिंग यही होता है कि जब पूरी फैक्ट्री के लिए एक सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट किया जाता है तो उस रेट को ब्लैंकेट ओवरहेड रेट बोला जाता है। नेक्स्ट 102, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस दैट एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। बिल्कुल ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है, इसका मतलब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है, और अगर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है तो दिस इज नॉन एज अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 103, द प्रिंसिपल बेस्ड यूज्ड फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड आर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर। सर ये प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मेथड्स हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, ये सब क्या है? ये मेथड्स हैं। द प्रिंसिपल बेस्ड यूज्ड फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड आर ना, सर ये मेथड्स है ना कि प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट 104, एलोकेशन फॉर ओवरहेड इंप्लाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सेंटर टू विच दे रिलेट। कहते हैं एलोकेशन क्या होता है? अगर हम किसी ओवरहेड के खर्चे को किसी डिपार्टमेंट के साथ रिलेट कर पाते हैं तो उसको एलोकेशन बोलते हैं। सर बिल्कुल ठीक है। एलोकेशन का मतलब यही होता है कि किसी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे को, किसी ओवरहेड के खर्चे को अगर हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में खर्चा डाल देते हैं, जैसे मैं कहूं कि एक सुपरवाइजर है जो केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में काम करता है, तो आप सीधा सीधा उस सुपरवाइजर की सैलरी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में डाल सकते हो। अगर आप उसको कई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फिर हम उसको अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट 105, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट।
सर ट्रू है। अगर आप प्राइम कॉस्ट में बाकी सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड ऐड कर लोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 106, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। सर ये फॉल्स है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट के साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड भी कवर होता है। तो आप कह सकते हो कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो वैल्यू होती है उस पे वैल्यू किया जाता है, ना कि प्राइम कॉस्ट पे। नेक्स्ट 107, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ये भी फॉल्स है। आपको अगर कॉस्ट शीट वगैरह का कॉन्सेप्ट याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कवर्ड हो जाते हैं जो कि फिनिश स्टॉक का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट 108, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर गलत। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह भी कवर करके चलते हो। फॉल्स है। नेक्स्ट 109, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर ये भी गलत है, क्योंकि ये है प्राइमरी पैकिंग, और प्राइमरी पैकिंग तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट तो नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप पैकिंग कवर कर सकते हो, सेकेंडरी पैकिंग कवर कर सकते हो, ना कि प्राइमरी पैकिंग। 110, 110, नॉशनल इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल अपीयर ओनली इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर नॉशनल जो है वो केवल कॉस्टिंग में आता है, फाइनेंशियल में आता ही नहीं है, जबकि यहां लिखा हुआ ये फाइनेंशियल में आता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू 87 से लेकर 110 तक ये जो मैंने करवाए हैं ये आप एक बार रीड करके देखिए, और किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है तो अपना क्लियर कर लीजिए। हाँ, यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बुकलेट में लास्ट में जो सॉल्यूशन गिवन है, आंसर गिवन है, उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी प्रिंटेड है, टाइप किए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा आंसर और वहां का आंसर टैली नहीं कर रहा हो तो आप ये मान के चलना कि वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने पीछे से भी चेक करके आपको आंसर बताए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कुछ क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स आंसर वहां पे गलत मेंशन है। तो आपको मैंने जैसे क्लासेस में बताया है उसको फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार 87 से 110 तक आप रीड करके देख लीजिए। नेक्स्ट 111, गुडविल रिटर्न ऑफ अपीयर्स ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। क्या गुडविल रिटर्न ऑफ केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है? सर गुडविल रिटर्न ऑफ केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट 112, ओवरहेड्स आर टेकन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्या फाइनेंशियल अकाउंट में आप ओवरहेड के खर्चों को एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखते हो? सर फाइनेंशियल अकाउंट में तो एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है, तो ये है आपका
false. Next 113, expenses which appears only in financial account and not in cost accounts are generally notional item. कहते हैं वो खर्चे जो हम केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं, कॉस्ट में नहीं लिखते, वो नॉशनल होते हैं. सर ये फॉल्स है. जो नॉशनल आइटम होते हैं वो केवल और केवल कॉस्ट में लिखे जाते हैं, फाइनेंशियल में नहीं लिखे जाते. नेक्स्ट 114, नीड फॉर रिकॉन्सिलिएशन अराइज इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट. सर इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो बुक ऑफ अकाउंट्स एक ही होती है, एक ही प्रॉफिट होता है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत होती ही नहीं है. ये भी फॉल्स है, नॉन इंटीग्रेटेड में होती है. नेक्स्ट 115, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग. कहते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग बनाता है. सर ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखते हो कि जब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफी सारे अकाउंट्स जो होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं. अकॉर्डिंगली सेल्फ बैलेंसिंग हम वहां पे मेंटेन करते हैं थ्रू द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. नेक्स्ट 116, स्टॉक लेजर कंटेन द अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है सर, स्टॉक लेजर का काम ही क्या है, जो हमारे पास स्टॉक वगैरह होगा उनको मेंटेन करना, उनको शो करना. तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट 117, द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स इज टू कंट्रोल द कॉस्ट. क्या हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके? सर नहीं. कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग एक तरीका है कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करने का. तो दिस इज ओनली ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसका कोई पर्पज कॉस्ट को कंट्रोल करना वगैरह तो नहीं होता. तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. कॉस्ट कंट्रोल के लिए तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं. नेक्स्ट 118, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये ठीक है सर, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो आप बनाते हो, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग जो फॉलो करते हो, डबल एंट्री सिस्टम होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम होता है. हम अकाउंटिंग वहां पे डबल एंट्री के बेसिस पे करते हैं. नेक्स्ट 119, द बैलेंसिंग इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर आए तो हम उसको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं? सर आंसर इज नो. वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को इंडिकेट करता है. तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट 120, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. क्या आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो? सर आंसर इज नो. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो बना ही सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट 121, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस इज एसर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग जॉब अकाउंट. क्या आप किसी सर्विस को ऑपरेट करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जॉब अकाउंट बनाते हो? सर नो, हम उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. नेक्स्ट 122, द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अराइजेज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो आप देखते हो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखते हो? सर आंसर इज नो. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में देखते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. नेक्स्ट 123, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आर फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग. जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो क्या हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं? सर नो. जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया करते हैं. जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया करते हैं. तो 123 भी आपका फॉल्स है. नेक्स्ट 124, वर्क इन प्रोग्रेस इज द इनहेरेंट फीचर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री. बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग में आप देखते हो कि वर्क इन प्रोग्रेस का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो जहां पे भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है, वहां पे आपको नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट 125, कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट
आर नॉन एज जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में हम कहते भी हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो भी कॉस्ट इनकर होती है दैट इज नॉन एज जॉइंट कॉस्ट। तो दिस इज ए ट्रू डेफिनेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। नेक्स्ट 126, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन को प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। क्या को प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। को प्रोडक्ट अलग होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट आपके अलग होते हैं। कंबाइंड प्रोडक्ट के अंदर आप बाई प्रोडक्ट्स भी कवर कर लेते हो, जबकि जॉइंट प्रोडक्ट में हम मेनली केवल और केवल वो प्रोडक्ट कवर करते हैं जो हमारी कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है। तो नो डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 127, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। यस दिस इज ट्रू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग सिमिलर ही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके से यू कैन से सर जॉब कॉस्टिंग का ही तरीका है, बस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेनली कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई होता है, जबकि जॉब कॉस्टिंग जो है वो अप्लाई होता है छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का जॉब ही होता है। नेक्स्ट 128, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज ए जॉब। सर ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो यूनिट होती है वो पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सर ये फॉल्स है। नेक्स्ट 129 कहता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सर ये सेल्स इनटू पीवी रेशियो आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताता है, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 130, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू फॉर्मूला। नेक्स्ट 131, पीवी रेशियो रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यस, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी की आप बात करोगे तो आप 1000 यूनिट बनाओ, चाहे 2000 बनाओ, चाहे 3000 बनाओ, इससे पीवी रेशियो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। पीवी रेशियो की सेहत पे फर्क पड़ेगा या तो सेलिंग प्राइस चेंज होगा या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी तब। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। 132, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सर ये भी ट्रू है, मार्जिनल कॉस्टिंग बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन फॉलो करता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग एनालाइज करता है। नेक्स्ट 133, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर यस, हम डेफिनेशन जब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की तब हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, जिसकी वजह से हमें ना तो प्रॉफिट्स होते हैं ना लॉसेज होते हैं। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 134, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर गलत है, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ब्रेक इवन पॉइंट का तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट 135, मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, प्राइम कॉस्ट में नहीं, ये गलत है क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर आप वर्ड यूज करोगे तो सर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ध्यान देना इस वर्ड पे, कॉस्ट पे। अगर यहां पे लिखा होगा वेरिएबल ओवरहेड, अगर लिख दिया जाए मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर यहां पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है तो सर ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू 111 111 से लेकर 135 तक, ये जो मैंने आपके सामने 25 ट्रू फॉल्स रखे हैं, इनको आप एक बार रीड करके देखिए और किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है क्लियर कर लीजिए।
नेक्स्ट 136, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट। बिल्कुल ठीक है सर, ये हम काफी जगह देख चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स होती है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 137, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। गलत है सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। नेक्स्ट 138, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। गलत है सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो वेरिएबल नहीं होता, फिक्स होता है। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 139, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो इज ट्रीटेड एज अनफेवरेबल वेरिएंस। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने सोचा कि कॉस्ट आएगी 10 रुपए की लेकिन 12 रुपए की कॉस्ट आ गई, मतलब कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो अगर एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा आ गई इट इज अनफेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अनफेवरेबल वेरिएंस। इसको हम एडवर्स वेरिएंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 140, वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ मटेरियल एंड लेबर। सर यस ट्रू, मटेरियल के लिए भी वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन ओवरहेड के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट 141, while fixing standards normal losses and wastage are taken into account। सर ट्रू है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेट कर रही होती है तो वो कोई भी नॉर्मल लॉसेज वगैरह एक्सपेक्ट करके चलती है तो पहले से ही उनको कवर कर लेती है, अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट 142, अंडर द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देयर इज नो नीड फॉर वेरिएंस एनालिसिस। सर फॉल्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम ही वेरिएंस एनालिसिस है, बिना उसके काम चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट 143, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन आइडियल नेम गिवन टू द एस्टीमेट मेकिंग। कहते हैं हम जो एस्टीमेट करते हैं उसको हम एक आइडियल नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, एस्टिमेशन अलग चीज होती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग चीज होती है, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। 144, a standard cost once fixed cannot be altered। बिल्कुल ठीक है, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपने एक बार सेट कर दी तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चेंज करोगे तो आप उसको एक्चुअल के इक्वली लेके चले जाओगे फिर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार फिक्स कर दी जाती है, देन एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है, उसके अगेंस्ट में उसको कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, पीरियड टू पीरियड स्टैंडर्ड कॉस्ट आप चेंज कर सकते हो, बट उसी स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो आपने बनाया है स्टैंडर्ड कॉस्ट, आप कहते हो सर 10 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए, उसको बार बार ऑल्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 145, प्री डिटरमाइंड अ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड ए यार्ड स्टिक फॉर द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। सर दिस इज ट्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैंडर्ड सेट कर लेती है तो उसके बेसिस पे एफिशिएंसी मेजर की जा सकती है। सर बिल्कुल की जा सकती है, अगर मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि 1 घंटे में 10 यूनिट बननी चाहिए, अब सामने वाले वर्कर ने अगर 1 घंटे में 10 यूनिट बना दी, एफिशिएंट है, ज्यादा बना दी ज्यादा एफिशिएंट है, कम बनाता है वो एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट 146, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल। सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होंगे, फॉल्स है। नेक्स्ट 147, फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ठीक है, और द प्रोडक्शन पीपल एंड नॉट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कहते हैं स्टैंडर्ड फिक्स करना कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम है। सर बिल्कुल ठीक बात है, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स करना तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही काम होता है, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 148, बजट इज ए मींस एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड रिजल्ट। कहते हैं बजट एक माध्यम है और बजटरी कंट्रोल जो है वो एक एंड रिजल्ट है। सर ठीक है, ट्रू है, क्योंकि बजट बनाने के पीछे हमारा एक पर्पज है कि भाई हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, और उस बजट के बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोल करना, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ही हमारा एंड रिजल्ट है। नेक्स्ट 149, क्योंकि बजटरी कंट्रोल टेक्निक ही किस चीज की है, कॉस्ट कंट्रोल की। 149, टू अचीव द एंटीसिपेटेड टारगेट्स, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन,
एंड कंट्रोल आर द इंपॉर्टेंट मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शन अचीव्ड थ्रू बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल. तो ठीक है, ट्रू है. हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, दैट इज मैनेजमेंट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब फंक्शंस करते हैं. और इसके लिए हम टेक्निक यूज कर लेते हैं बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल. बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट 150. ए की फैक्टर और प्रिंसिपल फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रिपरेशन ऑफ ऑल अदर बजट. कहते हैं की फैक्टर या प्रिंसिपल फैक्टर जो होता है वो अदर बजट की प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता. सर बिल्कुल करता है, फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर कोई फैक्टर की फैक्टर है, बजटिंग फैक्टर है, दैट इज प्रिंसिपल की फैक्टर है, तो उसी पे तो बाकी सारे के सारे बजट डिपेंड करते हैं. तो दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट 151. बजटरी कंट्रोल डज नॉट फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. कहते हैं बजटरी कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट का काम नहीं है. एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो यहां पे, सर बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट का ही तो काम है. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट बाय फंक्शन है. मैनेजमेंट बाय फंक्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है क्या ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? सर है. 152. जनरली बजट्स आर प्रिपेयर्ड to coincide with the financial year so that comparison of the actual performance with budgeted estimates would facilitate better interpretation and understanding. लेकिन अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर तो जरूरी नहीं है, क्योंकि बजट जो है वो आप क्वार्टरली, मंथली, किसी भी बेसिस पे बना सकते हो. तो फाइनेंशियल ईयर से तो ऐसे इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नो डाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड से एस्टिमेट आप कर सकते हो, बट सर फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करने की बात अगर मैं करूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट 153. ए फ्लेक्सिबल बजट इज वन विच चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. सर गलत स्टेटमेंट है. फ्लेक्सिबल बजट जो है अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे बनाया जाता है, अलग अलग ईयर होना वहां पे जरूरी नहीं है. नेक्स्ट 154. सेल्स बजट नॉर्मली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट अमंग ऑल बजट्स. ट्रू है, क्योंकि सेल्स बजट पे काफी सारे बजट डिपेंड करते हैं. सेल्स बजट पे ही प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, कैश बजट, ये डिपेंड करते हैं. तो सेल्स बजट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट है. नेक्स्ट 155. द प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट एंड दिस इज ट्रू. क्योंकि प्रिंसिपल फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके हमारे पास लिमिटेशन होती है, तो हम सबसे पहले जिस चीज की लिमिटेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली ही अपने बजट्स बनाते हैं. तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट 156. ए बजट मैनुअल इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट. नहीं सर, मास्टर बजट जो होता है वो समरी होता है ऑल फंक्शनल बजट का. बजट मैनुअल तो हमें इंस्ट्रक्शंस बताता है, तो ये तो फॉल्स हो गया. नेक्स्ट 157. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट. सर ट्रू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये स्टेटमेंट ऊपर भी देखा था. नेक्स्ट CS 19 डील विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स का CS 22 है और CS 19 जो है वो जॉइंट कॉस्ट का है. तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट 159. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग. सर ट्रू है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऊपर आया था. नेक्स्ट 160. FIFO मेथड इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग. सर फॉल्स है, अभी तो ऊपर आया था कि इसके लिए वेटेड एवरेज यूज करते हैं. नेक्स्ट 161. अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट है जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करती है और इंटरडिपेंडेंट भी होती है. सर दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग है बिल्कुल, बजटेड कॉस्ट अलग है. स्टैंडर्ड कॉस्ट है कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और बजटेड कॉस्ट एक तरीके से एस्टिमेशन होता है कि जो सिनेरियो है उसके हिसाब से क्या कॉस्ट हमारी आएगी. 162. मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री. सर पहले भी हम काफी बार बात कर चुके हैं कि बैंकिंग में सर्विस इंडस्ट्री चलता है, मल्टीपल कॉस्टिंग की जरूरत नहीं होती. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट.
163, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बैच साइज एंड कैरिंग कॉस्ट। क्या बैच साइज और कैरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन है? सर नो, दिस इज ए फोर्स स्टेटमेंट। अगर बैच का साइज छोटा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है, बैच का साइज बड़ा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो इनवर्स रिलेशन तो नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट 164, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो द आइडेंटिफिएबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सर गलत है, मार्जिनल कॉस्टिंग में बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चलता है। 165, बिन कार्ड इज मेंटेन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। सर गलत है, बिन कार्ड तो स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, स्टोर लेजर जो है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। 166, CS8 डील विद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर CS10 है जो डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ डील करता है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। 167, FIFO method is followed for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating। सर बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, 3 बारी तो आज ही आ गया। नेक्स्ट फॉल्स है ये। 168, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर ये भी आया था थोड़ी देर पहले, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 169, द प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट। सर ट्रू है, अभी तो आया था। 170, ओवर टाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम जो होता है वो हम डायरेक्टली किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूं ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्टली उस कस्टमर से चार्ज किया जा सकता है। किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेट किया जा सकता है, तो यहां पे आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। और लास्ट जो है 171, इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट आर एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है सर, अगर आपने कोई खर्चा केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया है तो रिकॉन्सिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस खर्चे को वापस फाइनेंशियल प्रॉफिट में अगर ऐड कर दोगे तो योर रिकॉन्सिलिएशन विल बी कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 136 से लेकर 171 तक एक बार रीड करके देख लीजिए। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं बार 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 बार। मैं इसलिए वो करवाए जा रहा हूं आपको बार बार क्योंकि मेरा ये मानना है एमसीक्यू क्वेश्चंस, थ्योरी, ये जो चीजें होती है इनको हम जितनी ज्यादा बार रीड कर ले उतना ही ज्यादा हमें ये चीजें याद हो जाती है। और ये केवल और केवल स्टेटमेंट्स हैं, और अगर ये स्टेटमेंट्स है तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि स्टेटमेंट को याद रखने का एक ही तरीका होता है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को याद रखने का एक ही तरीका होता है, उसको बार बार रिवाइज करना, उसको बार बार रीड करना।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। कि आज का हमारा टारगेट क्या था सर, जो बैलेंस हमारे दैट इज 85 ट्रू फॉल्स बचे हुए थे उनको कंप्लीट करना ही हमारा आज का टारगेट था। अब ये जो बुकलेट है बिट क्वेश्चंस की, इसमें एक पोर्शन हो रह गया हमारा, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन। और वो फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप ये जितना भी मैंने आपको पोर्शन एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग वाला करवाया है, अगर आप ये अच्छे से रिवाइज करके आए तो हम नेक्स्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत इजीली कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे उन्हीं के बेसिस पे मैच द फॉलोइंग बनाए जा रहे हैं। जो एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग थे उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें ट्रू फॉल्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिली। तो अगर जितना पोर्शन मैंने आपको करवाया है वो आप करके आएंगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट किए बिना ही इन वीडियोस को अगर आप बिट क्वेश्चंस वाली को देख रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ये बिट क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, ये बिट क्वेश्चन आपके लिए है। आपकी कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि सर जब मैं ये बिट क्वेश्चन की वीडियोस में आपको करवा रहा हूं तो आप खुद आंसर फ्रेम कर सको कि सर पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, अगर आप मुझसे वेरी करते हो, सिंपल सी बात है, आप कहीं पे गलत हो, तो सिचुएशन में यू हैव टू एनालाइज कि सर आप कहां पे गलती कर रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाई गई है। मेन आपको केवल और केवल आंसर बताना इस वीडियो का पर्पज नहीं है। हाँ, जस्ट पूरा का पूरा सिलेबस करने के बाद आपके माइंड से एक बार ये सारी चीजें निकल जाएगी। आप देख सकते हो कि अराउंड 164 के आसपास एमसीक्यूज थे, 22 मैच द फॉलोइंग भी थे, जिसमें किसी में 10 मैच द फॉलोइंग करने थे, किसी में 5 करने थे। कहीं ना कहीं मिनिमम मैं बात करूं 150 मैच द फॉलोइंग हो गए। इसी तरीके से आप ट्रू फॉल्स देखोगे 171, और फिल इन द ब्लैंक्स भी यहां पे 150 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अराउंड आपके पास 500 प्लस भी छोड़ो, अराउंड 600 प्लस आपके पास ये बिट क्वेश्चंस आ गए। और इनमें से आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो आपके सामने आते हैं आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये जो मैं यहां पे क्लासेस आपको दे रहा हूं बिट क्वेश्चन की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन केवल और केवल तब जब आपने अपने सिलेबस को अच्छे से किया हुआ है, इन वीडियोस को आप अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से चीजों को इंटरप्रेट करोगे, तब जाके आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तभी मैं बार बार हर क्लास में आपको बोल रहा हूं, सिलेबस कवर किए बिना इन वीडियोस को मत देखो, और पीछे का रिवीजन किए बिना नेक्स्ट वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।